अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सिर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। आज बहुत से अहम मामलात हैं, सियासी मामलात हैं, नैब के मुकदमात के हवाले से भी बात होगी, लेकिन सबसे पहले आपको एक खबर दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नैब के गिरफ्तारी के इख्तियारात की तशरीह कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने शवाहिद की बुनियाद पर नैब को मुलजिम की गिरफ्तारी का ग्रीन सिग्नल भी दे दिया है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे कि क्या तशरीह की गई है। तैयब बलोच हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। तैयब, क्या अहकाम जारी किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट ने? जी, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आज एक तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया है और ये हुक्मनामा जो है वो सैयद जलील अरशद की दरखास्त के ऊपर जारी किया गया था और जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ये इस्तदा की थी कि नैब को इख्तियार नहीं है कि वो किसी को भी जो है वो बगैर पेश की इतला के गिरफ्तार कर सके। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला महफूज किया था और अब जस्टिस शेख अजमत सईद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने यह फैसला सुना दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में नैब के गिरफ्तारी के इख्तियारात की मुकम्मल तशरीह कर दी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नैब किसी भी मुल्जिम को पेश की इतला के बगैर गिरफ्तार कर सकती है और फैसले के अंदर यह भी कहा गया है कि अगर नैब के पास ठोस शवाहिद हो तो गिरफ्तारी का उसे मुकम्मल इख्तियार है। और उसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि ऐसी गिरफ्तारी के लिए पेश की इतला की भी जरूरत नहीं है और इस पर जस्टिस शेख अजमत सईद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने यह फैसला महफूज किया था, जो कि अब सुना दिया गया और फैसले के अंदर वाज़ेह तौर के ऊपर नैब को मुकम्मल इख्तियार दे दिया गया और कहा है कि नैब ऑर्डिनेंस के मुताबिक नैब जो है जब उसके पास तमाम शवाहिद मौजूद हूँ तो वो किसी को भी बगैर इतला दिए गिरफ्तार कर सकती है और ये नैब का मुकम्मल इख्तियार है कि वो किसी भी शख्स को गिरफ्तार भी कर सकती है और अगर वो समझती है कि वो शख्स जो है वो गिरफ्तार किया जा सकता है तो नैब उसको गिरफ्तार कर सकती है बगैर पेश की इतला के। तो ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंदर तशरीह की गई है। ठीक है, तो ये बलोच में तफसीलात से आगाह कर रहे थे कि आज इस केस का फैसला भी सुना दिया गया है कि नैब किसी भी मुल्जिम को पेशगी इत्तला के बगैर गिरफ्तार कर सकती है। नैब किसी भी मुल्जिम को पेश की इत्तला के बगैर गिरफ्तार कर सकती है। अगर नैब के पास ठोस शवाहिद हों तो गिरफ्तारी का मुकम्मल इख्तियार भी है। ऐसी गिरफ्तारी के लिए पेश की इत्तला की शर्त नहीं है। जस्टिस अजमत सईद शेख की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने यह तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया है और नैब के ही मामलात हैं जिसमें साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद उनकी ज़मानत के मामलात भी चल रहे हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर भी इस वक्त मुकदमात जो हैं वो भी हैं। इस सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार एडिटर इन चीफ बोर्ड नज़ीर लगारी साहब। नज़ीर लगारी साहब, आपको बहुत शुक्रिया। उज़्मा कारदार साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी एक्टिव मेंबर हैं, मेंबर सूबाई असम्बली, बहुत शुक्रिया उज़्मा कारदार साहिबा आपके वक्त का। लगारी साहब, मैं आपसे इब्तदा कर लूँ। एक तो खबर ये पहले आई है, इसी से आगाज़ कर लेते हैं। नैब के हवाले से मुकदमात और एक जानिब आज मैं पढ़ रहा था डॉक्टर फ़रूक नसीम साहब वज़ीर क़ानून, वो कह रहे थे कि नैब के कवानीन में तरमीम ला रहे हैं। पार्लियामेंट में एक तरफ वो चीज़ें आ रही हैं, दूसरी जानिब ये मामलात बड़ी बहस थी कि नैब गिरफ़्तार कर रहा है, किसी को भी चाहता है वो गिरफ़्तार कर लेता है। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने भी बाकायदा तौर पर यह कह दिया कि नैब के कानून के अंदर ये इख्तियार मौजूद है कि ठोस शवाहिद हैं तो किसी की भी गिरफ्तारी हो सकती है, पेश की इत्तला की ज़रूरत तो नहीं है। एक तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो चीज़ें मौजूद हैं कानून के अंदर उन्हीं की तशरीह की है और ये कोई भी दुनिया में ऐसा कोई कानून नहीं है कि मुल्ज़िम को पेश की इतला दिया है, जनाब फ़लाँ साहब हम हाज़िर हो रहे हैं आपको गिरफ़्तार करने के सिलसिले में, चूँकि आप फ़लाँ मामलात में मुलव्वस हैं इसलिए आपको गिरफ़्तार किया जाएगा। ज़ाहिर है जब उनके पास शवाहिद होंगे तो वो किसी को भी गिरफ़्तार करने के लिए पहुँच सकते हैं और उनको गिरफ़्तार किया जा सकता है। मैं आपकी एक छोटी सी तस्हीह कर दूं, वो ये कि मियां नवाज शरीफ ज़िंदगी में कभी भी गिरफ़्तार नहीं हुए। गिरफ़्तार एक दफ़ा हुए थे तो वो दूसरे क्रिमिनल चार्जेस थे, जहाज़ के अगवा का मामला था, या जब हुकूमत से उन्हें हटाया गया था तो उस वक्त उनको हिरासत में लिया गया था और पहले उसको हिफाजती हिरासत किया गया था, फिर उनको बाकायदा हिरासत में लिया गया था। लेकिन किसी क्राइम के सिलसिले में इस तरह के जो नैब के हैं या गिरफ़्तार नहीं हुए, बल्कि ये जो 2 रेफरेंसेस उन पर दायर हुए उस दौरान भी वो गिरफ़्तार नहीं हुए थे, बल्कि वो आज़ाद शहरी के तौर पर पेशियाँ भुगतते रहे और चेयरमैन नैब ने उनकी गिरफ़्तारी का कोई हुक्म नहीं जारी किया था। जब सज़ा हुई तो उन्हें जेल भेजा गया, सज़ा हुई तो उन्हें जेल भेजा गया और दोनों बार उन्हें सज़ा हुई और दोनों बार उनकी ज़मानत हुई है। पहले जो है वो टेक्निकल बुनियादों पर वो हुई थी ज़मानत उनकी और उसमें केस के मेरिट्स तक पर भी बहस की गई थी, लेकिन ये हेल्थ ग्राउंड पर उनकी बेल हुई है और ये एक मुद्दत के लिए है, एक मखसूस मुद्दत के लिए है
और उस मुद्दत के बाद फिर वो क्या रास्ता कानून अख्तियार करता है, या वो ख़ुद कौन सा रास्ता अख्तियार करते हैं, या उनके वकला कौन सा रास्ता अख्तियार करते हैं कि वापस जेल जाते हैं या किसी कोर्ट ऑफ लॉ में जाते हैं और मज़ीद मुद्दत मांगते हैं, तो ये आगे की बात होगी। लेकिन जहाँ तक इस कानून की तशरीह का मामला है जो जस्टिस अजमत सईद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने किया है, ये बहुत वाज़ेह है कि अगर किसी शख्स पर कोई इल्ज़ाम हो तो उसे गिरफ़्तार करने के लिए किसी पेशगी इजाज़त की या उसको इतला करने की या उससे इजाज़त तलब करने की किसी को भी ज़रूरत नहीं है, गिरफ़्तार किया जा सकता है। ये तो कानूनी मामला है। बिल्कुल सही है। अच्छा, मैं एक तो चाहूँगा कि आज ये अभी जो फैसला हुआ है उस्मा कारदार साहब इस पर भी कमेंट, दूसरा नवाज शरीफ साहब की बात करते हैं, लेकिन मेरे सामने खबर आपके वफाकी वज़ीर कानून डॉक्टर फ़रूक नसीम साहब की वो गर्दिश कर रही है कि नैब कवानीन में तरमीम लाने की बात, ये जब हुकूमत से पहले भी बात हो रही थी, आपकी हुकूमत से पहले साबिका हुकूमत में जब आप लोग हुकूमत में आए तब भी ये बात हो रही थी कि नैब के कवानीन में तरमीम लाई जानी चाहिए और उस पर तमाम जमातों के अंदर बातचीत हो, उन पर एतमाद हो, उसके बाद ये चीज़ें सामने आएँ। तो क्या नैब कवानीन में तरमीम किस तरह की लाना चाह रहे हैं? क्या नैब के इख्तियारात महदूद हो रहे हैं? आप लोग क्या नैब के इख्तियारात को मज़ीद वुसअत दे रहे हैं? इसके बारे में क्या इत्तलात है? पार्टी में इस तरह की बात हुई है? जी मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। देखें, ये जिसको आज काला कानून कह रहे हैं, ये इनके द्वार के कानून हैं, 2 दिहाइयों से चल रहे हैं, मुशर्रफ के ज़माने से ये चल रहा है। और इनको हमने बहुत कहा था कि आएँ आप बैठे पार्लियामेंट में, थोड़ा इसको रिव्यू करें, रिविज़िट करें। अगर समझते हैं कि इसको कोई रिफ़ॉर्म करने की ज़रूरत है नैब कवानीन को, तो पार्लियामेंट में बैठे। सिर्फ पार्लियामेंट को ये इख्तियार है, अदरवाइज़ तो जो नैब के चेयरमैन हैं वो सिर्फ प्रेसिडेंट को आंसरेबल है, वो किसी को जवाबदेह नहीं है। लेकिन इन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं किया, क्योंकि उसकी एक वजह है। देखें, आज जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, मुझे तो कोई हैरानगी नहीं हुई। ये वही कवानीन है जो पिछले कई सालों से चल रहे हैं। प्रॉब्लम इस कि जब इन लोगों की जो हुकूमत थी, इन्होंने तो पाकिस्तान को विरासत समझा था, बादशाहत समझी हुई थी, तो इन्होंने सब इदारे तबाह कर दिए। और तबाह करने का बेस्ट तरीका होता है ऊपर आप बिल्कुल एक पपेट बिठा दें। अब कमर जमान के नीचे जब नैब थी तो राइट मोड़ा वो राइट मुड़ गए, लेफ्ट मोड़ा वो लेफ्ट मुड़ गए, तो इनको क्या परवाह थी? देखें, कानून के शिकंजे में तो ताकतवर पाकिस्तान में पहली दफा आया है और अब इनकी चीखें। लेकिन यही इल्जाम पाकिस्तान मुस्लिम नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस्मा साहिबा वो लगाती हैं कि अब आपका और नैब का जो है वो गठजोड़ है। इनको पूछें कि अगर हमारा गठजोड़ है तो फिर हमारे सीनियर वजीर जो अलीम खान है वो बेचारे क्या कर रहे हैं नैब के हिरासत में? वो तो फिर उनको तो बाहर होना चाहिए था, उनको तो अभी भी मिनिस्टर होना चाहिए था। तो ये कहने की बातें, बाबर अवान ने क्यों रिजाइन किया, सवाती साहब भी रिजाइन करके चले गए, हमारे तो 3 मिनिस्टर रिजाइन करके चले गए। तो ये इनका जो बयानिया था वो तो बिल्कुल तबाह हो चुका है ना, क्योंकि हमजा शहबाज ने कहा था जी हम तो नैब को तब मानेंगे कि सियासी इंतकाम नहीं है जब ये अलीम खान को अरेस्ट करेंगे। तो अब इनकी आएँ बाएँ शायद से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि देखें इमरान खान का तो एक सबसे टॉप एजेंडे पे था कि उन्होंने इदारों को मजबूत करना है, और इदारे तमाम अक्रॉस द बोर्ड इस वक्त इंडिपेंडेंट हैं, एम्पावर्ड हैं। वो जो कर रहे हैं, आपने सुप्रीम कोर्ट की आज सुन ली है जो जजमेंट है कि अगर उनके पास ठोस सबूत है तो किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं, कोई उनको पेशगी इतला देने की जरूरत नहीं है और ये उनकी जुरिस्डिक्शन है। तो अब बिल्कुल सही है, मतलब जो इख्तियार जो है वो नैब के उसके हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट ने भी तशरीह कर दी। अच्छा, उस्मा कारदार साहब इस हवाले से भी मियां नवाज शरीफ की भी बात करते हैं। इस वक्त हमें राजा आमिर अब्बास साहब ने ज्वाइन किया है, साबिक प्रोसिक्यूटर डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर नैब रहे हैं। राजा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पहले ये बार बार बात हो रही थी कि जी गिरफ्तारी से पहले कोई इत्तला होनी चाहिए, किसी भी शरीफ बंदे को पकड़ लिया जाता है, किसी को भी हो जाता है। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी तशरीह बड़ी वाज़े तौर पर कर दी है गिरफ्तारी के कानून के हवाले से। तो इसको आपको लगता है कि नैब ज़्यादा जो है वो अब सख्त एक्शन लेगा और ये, या फिर उन कुछ सियासतदानों की ज़बान में कि अब वो ज़्यादा जो है वो वहशी हो जाएगा, वो ब्रूथल हो जाएगा, ऐसा आपको लग रहा है? देखिए, जो नैब की सेक्शन 24 है वो ऑलरेडी जो है नैब के चेयरमैन को ये इख्तियार देती है कि वो किसी भी शख्स को अरेस्ट कर सकते हैं और अरेस्ट करते वक्त उन्हें ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताना है कि आपको किन ग्राउंड्स पे अरेस्ट किया जा रहा है। तो ये कानून में चूंकि पहले से मौजूद था तो इसमें कोई ऐसी नई बात तो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं की। हाँ, अलबत्ता अगर किसी ने कोई पिटीशन लगाई हो कि जी हमें पहले से पेशगी इतला हो
अभी ये मुमकिन नहीं कि पहले एक इनविटेशन कार्ड भेजा जाए और उसके बाद कहा जाए कि फलानी तारीख को हम इतने बजे आएंगे आपको अरेस्ट करने। ये दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता। अरेस्ट का मतलब ये होता है कि मुल्जिम को अचानक से गिरफ्तार किया जाए और उससे रिकवरीज की जाए, उससे सवालात इन्वेस्टिगेशन किए जाए। हाँ, अलबत्ता एक चीज जो जिस पे काम होना जरूरी है वो ये है कि अरेस्ट पता चले कि किसको अरेस्ट करना है किसको नहीं, क्योंकि नैब में ये है कि एक ही तरह के कई मुकदमात होते हैं, तो जिसको चाहे चेयरमैन नैब ऑर्डर कर देते हैं अरेस्ट करने के और जिसको चाहे उससे मजबूत केस में अरेस्ट नहीं होता। तो इस चीज को लेजिस्लेट करना और डिफाइन करने की जरूरत है। बिल्कुल, ये अहम बहरहाल मामला। बहुत शुक्रिया राजा आमिर अब्बास साहब, इस हवाले से अपनी जो लीगल ओपिनियन आप दे रहे थे। आगे बढ़ेंगे, अब बड़ा एक अहम मामला है वो मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से मैं चाहूँगा उस पर ज़रूर बात हो। लगारी साहब, मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो उन पर ज़मानत हो गई है, 6 हफ्ते हैं। 6 हफ्ते की ज़मानत का मतलब यह है कि अगर वो ज़मानत ख़त्म होती है तो वो ईद से पहले दोबारा से रमज़ान मुबारक में उनकी वो कैद हो सकती है। मियां नवाज शरीफ साहब की ज़मानत होना, शरीफ सिटी कॉम्प्लेक्स में उनका इलाज होना, क्या इसमें कोई नवाज शरीफ साहब के लिए कोई बेहतर सूरत हाल हो रही है? मैं सियासी हवालों से बात कर रहा हूँ, अल्लाह ताला उन्हें सेहत भी दे। आपको लग रहा है पाकिस्तान मुस्लिम नून ने कुछ गेन किया इस सारे अमल से? असल में टेंशन शायद उनका रिलीज़ हुआ हो, क्योंकि वो जेल में थे और जेल बहरहाल जेल होती है। जेल तो वो जाती उम्रा नहीं है, मॉडल टाउन भी नहीं है और एवान फील्ड का अपार्टमेंट भी नहीं है। जेल बहरहाल जेल है, तो जेल में रहते हुए अगर जिस तरह की भी कंडीशन हो, घर से तो बहरहाल ख़राब ही होगी। ये हम जैसे लोग हैं जो उस तबके के हैं, वो जेल वाले, लेकिन वो ज़्यादा दूर नहीं है मॉडल टाउन से। कोटलखपा जेल आपने तो खैर वो पूरा एरिया भी देखा, बल्कि अभी उन्होंने बिल्कुल जेल के इस तरफ जो उनकी ज़मीन थी इत्तेफाक फाउंड्री को, उसको भी सेल करके वहाँ पर एक हाउसिंग सोसाइटी भी बन रही है बिल्कुल बॉर्डर के इस तरफ। तो दूर तो इतनी नहीं थी वैसे नहीं, लेकिन बहरहाल जेल की 4 दीवारी में होना और बात है। घर की 4 दीवारी में आप जेल के साथ यहाँ चलें, सेंट्रल जेल में जो पीछे लोग रहते हैं या दाएं बाएं रहते हैं, उनको कहें कि आप जेल में चल कर रहें तो नहीं रहेंगे। लोग तो नहीं होंगे इस बात के लिए आमादा। बहरहाल वो जेल से बाहर हैं। सियासी तौर पर अभी तक कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है और मुझे नहीं लगता है कि मियाँ नवाज शरीफ सियासी तौर पर फ़ाल होंगे। उनके लिए शायद एक चीज़ होगी जो वो कर सकेंगे, वो ये है कि वो अपने राब्ते कर सकेंगे और मुख्तलिफ सतह पर अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क उनके राब्ते हो सकेंगे जो जेल में मुमकिन नहीं होते हैं। और इन राब्तों के ज़रिए वो अपने लिए आसानियाँ तलाश करने की कोशिश कर सकते हैं, जिसे जनाब इमरान खान साहब जो हैं वो डील का नाम दे रहे हैं। इस तरह की कोशिश पहले भी हो चुकी है और ये कहना 6 हफ्ते किसी भी तरह की बातचीत के किसी भी मामले में उनके बैरून मुल्क जाने की कोई ना कोई चीज़ हो सकती है, पर 6 हफ्ते अहम हैं, हम ये कह सकते हैं। मैं ये अर्ज़ कर सकता हूँ कि ऐसी कोई चीज़ हो सकती है। और जब हुकूमत या हुकूमत में शामिल दोस्त लोग कहते हैं कि जी ऐसा नहीं हो सकता है, सवाल ही पैदा नहीं होता, डील नहीं होगी, तो इस तरह की बातें परवेज़ मुशर्रफ भी करते थे। लेकिन जब डील करने का वक्त आया और उनके ऊपर एक ऐसा शायद ऐसा प्रेशर आया था या डील कराने वाले इतने ताकतवर थे कि उन्होंने उनसे डील करवा रही है। परवेज़ मुशर्रफ से ज़्यादा तो दोस्त भी होते हैं ना, दोस्त भी होते हैं, कोई थोड़ा मिन्नत समाजत भी होती है, कोई बातचीत भी होती है, कोई रोब भी होता है। तो उसमें भी आप मुझे किसी काम के लिए ऑर्डर करें तो मैं मतलब वो बसरे तस्लीम खम करते हो आपके कर लूँ। कोई दोस्त इमरान खान साहब के भी होंगे तो उस्मा कारदार साहबा कि अगर कोई दोस्त ही आ जाएँ, कोई बैरून मुल्क के दोस्त, जैसे मियाँ नवाज शरीफ साहब को पहले 99 में ले गए, तो इन 6 हफ्तों में इमरान खान साहब से बात हो जाए तो खान साहब भी तो बहरहाल दोस्ती वाले तो आदमी हैं, तो वो भी तो डील की कोई राह तो बन सकती है। फिर देखिए, हमारे मुल्क में एक बड़ी खौफनाक हिस्ट्री है NROs की। बड़े बड़े वाइट कॉलर क्रिमिनल्स हैं जिन्होंने अरबा रुपए लूटे और मनी लॉन्डर किए और फिर NROs लेके वो मुल्क से बाहर चले गए। मुशर्रफ का भी जो बाहर भेजा तो चौधरी निसार को पूछना चाहिए, क्योंकि इन्होंने इनको फैसिलिटेट किया और इनको बाहर भेजा। लेकिन इमरान खान जो हैं वो एक ऐसा शख्स है कि वो कभी भी इस तरह का रिलीफ जो है वो करप्ट लोगों को बचाने के लिए नहीं वो देंगे। और इनको पता होना चाहिए कि ये जो इनकी जो मुख्तलिफ पूरी दुनिया में इन्होंने जाके फिर मिन्नतें तरले जाके किए हैं। अभी भी ये जो बिलावल है ये अपने अब्बा जान को बचाने के लिए
प्लेइंग टू द इंटरनेशनल गैलरीज, अमेरिका को कभी कहते हैं, कभी किसी और को कि हमें आके बचा लें, देखें ये तो कालादम तंजीमों को सपोर्ट करते हैं, हम ही है जो ये इस मुल्क को जो है बचाएंगे। तो ये इस तरह की बेकार बातें जो हैं वो अब ख़त्म हो चुकी हैं। इन्होंने जो लूट मार और खिलवाड़ की है इस कौम के साथ, अब इनको तो जवाब चलिए। ये तो अच्छी बात है कि आप जो है वो बात कर रही हैं कि ऐसा इमरान खान साहब ऐसा कोई फैसला, मुझे ब्रेक के लेना है, ब्रेक के बाद वापस आप ही के पास आते हैं। आप पंजाब हुकूमत का भी हिस्सा है और पंजाब हुकूमत पर अब इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि आप इलाज नहीं करवा रहे, तो आज इसीलिए अदालत ने वो जमानत भी दी। हमें एक ब्रेक लेना है, मेहमान हमारे साथ हैं, नाज़रीन आप भी हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सिर इकबाल में हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम नून के सरबराह और साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के हवाले से। तो उस्मा कारदार साहब एक तो आप बात मुकम्मल कीजिएगा, हम बिलावल साहब पर भी आते हैं, लेकिन एक इल्ज़ाम बहरहाल ये लगाया गया आज मरियम औरंगज़ेब साहबा ने कहा कि अदालत में ये कल साबित हुआ कि पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ का इलाज नहीं करवाया, इसीलिए उनको जो तिब्बी बुनियादें हैं उस पर ज़मानत मिली है, और कहा कि वज़ीर आज़म उनके तर्जुमान ने जो झूठ बोला है वो भी सामने आ गया है। मुदस्सिर, मैं तो कहूँगी कि आज बड़ा मुबारक दिन है कि जो 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर जिसने हुक्मरानी की पाकिस्तान के लोगों पे, आज पहली दफ़ा उसका पाकिस्तान के किसी अस्पताल में इलाज होने जा रहा है। हम लोग तो बेचारी पंजाब हुकूमत तो मिन्नतें तरले कर करके हम तो अपने हैंड्स अप कर चुके थे, क्योंकि वो नवाज शरीफ की तो एक ही रट थी, मैं ना मानूं, क्योंकि उनका तो एजेंडा ही और था। वो एक तिब्बी मेडिकल कवर लेके वो मुल्क से बाहर जाने के चक्कर में थे, क्योंकि आपको पता है चले इस पे आपका मौक़िफ़ ये रहा है, तो ये मौक़िफ़ आपका रहा है हमेशा से कि वो इलाज उन्होंने करें, आप करवा रहे हैं। चलिए हम राना सनाउल्लाह साहब भी इस वक्त हमारा नहीं, जी राना सनाउल्लाह साहब भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम नून के सीनियर रहनुमा नहीं बल्कि ये तो प्राइम मिनिस्टर, जी मैं वही कह रहा हूँ, हमारे से मुराद कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, विफाक की और सूबाई हुकूमत का। लेकिन आज शेख रशीद साहब ने भी गुफ्तगू किया है, राना साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शेख रशीद साहब की गुफ्तगू सुने, फिर राना साहब पे भी इसका कमेंट लेते हैं। ये नवाज शरीफ खानदान वो करता जो कहता है। मैंने आपसे कहा था ना, ये सारी बारगेन का जो मास्टरमाइंड है उसका नाम है शहबाज शरीफ। आसफ जरदारी पैसे दे सकता है, वो पैसा फेंक तमाशा देख भी करता है आसफ जरदारी। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ मर जाएगा, 5 रुपए नहीं देगा। दे आर द मोस्ट करप्ट एंड डिसऑनेस्ट एंड स्लगिश लीडर ऑफ द वर्ल्ड। मैं चीफ जस्टिस साहब के पास पेश होने जा रहा हूँ कि नून वाले चाहते हैं कि उनके केसेस लाहौर में लगे हाई कोर्ट में, और पीपल्स पार्टी वाले चाहते हैं कराची में लगे। मैं दोनों खानदानों का सियासत में जो अल्लाह ने मुझे सोच दी है, होना कल क्या है अल्लाह को पता है, मैं दोनों खानदानों का कोई फ्यूचर नहीं देखता। शेख रशीद अहमद साहब 2-3 बातें बड़ी हम ये कह रहे थे, दोनों खानदानों का फ्यूचर वो अगले आने वाले वक्त में सियासत में नहीं देख सकते हैं। राना सनाउल्लाह साहब, मैं चाहूँगा आपने गुफ्तगू अगर आप सुनी है, शेख रशीद साहब कुछ फरमा रहे थे, तो एक तो कमेंट कीजिएगा, दूसरा मियां नवाज शरीफ साहब की सेहत के हवाले से ताज़ा तरीन आपके पास सर क्या इत्तलात हैं? देखिए, ये मोहतरम शेख रशीद साहब उर्फ चीता डली अल मारूफ पिंडी का शैतान और बेगैरत इंसान जो है, ये रोज ही कोई ना कोई जो है वो डफली बजाता है, इस किस्म की घटिया गुफ्तगू करता है। और अब तो खैर इसकी गुफ्तगू जो है वो लोग जो है वो सुनना भी पसंद नहीं करते, मास सवाए पीटीआई के जो सपोर्टर हैं या जो पीटीआई को पसंद करते हैं, क्योंकि उनको इस किस्म की घटिया गुफ्तगू जो है वो खुद भी करते रहे 4 साल कंटेनर पर चढ़ के। तो इस किस्म की घटिया गुफ्तगू जो है ये उनकी जो है ये खुराक है, आप समझ लें। जहाँ तक मियां नवाज शरीफ साहब की सेहत का तल्लक है, तो माशाल्लाह वो अल्लाह उनके ऊपर अपना करम करे। उन्होंने इस मुल्क और इस मुल्क के करोड़ अवाम की जो है वो खिदमत की है, इस मुल्क को नाकाबिल तस्खीर बनाया है, एटमी कुव्वत बनाया है। तभी तो आज ये हमारा बुज़दिल वज़ीर आज़म जो है ये भी अकड़ के बात करने की पोजीशन में है मोदी के साथ, वरना इसकी उस दिन पार्लियामेंट में हमने देखा टांगे कांप रही थी इसकी, और ये हमें बता रहा था कि जी मैं कल से फ़ोन कर रहा हूँ, मोदी मेरा फ़ोन नहीं सुन रहा। तो मियां नवाज शरीफ साहब
की जो मेडिकल हिस्ट्री है और जो इस वक्त बोर्ड्स जो बने थे 3 या 4, उन्होंने जो इंडिकेट किया है जी, उसके मुताबिक एंजियोग्राफी जो है, एंजियोग्राम जिसे कहते हैं, उसके बगैर इस बात का तयन नहीं हो सकता कि उनको किस किस्म के इलाज की जरूरत है। वो इलाज जो है वो जेल में रह के हो सकता है या वो बाहर हो सकता है, हॉस्पिटल में हो सकता है। तो वो एंजियोग्राफी क्योंकि वो मसला बनी हुई थी। मियां नवाज शरीफ इस 2 नंबर हुकूमत, जाली मैंडेट की हुकूमत पे की कस्टडी में या इनके तरीकाकार के मुताबिक एंजियोग्राफी इनसे करवाने को तैयार नहीं थे, जबकि हुकूमत जो है ये भी एंजियोग्राफी का तो एहतमाम नहीं कर रही थी, लेकिन उनकी सियासत पे, उनकी सेहत पे सियासत करते हुए कभी उनको सर्विसेज, कभी जना हॉस्पिटल, कभी इधर कभी उधर जो है ये तमाशा कर रही थी। तो ये मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अच्छा फैसला किया है। मियां नवाज शरीफ साहब को टाइम दिया है कि वो अपने चॉइस, अपनी मर्जी से किसी हॉस्पिटल या डॉक्टर से जो है वो एंजियोग्राफी जो है वो किसी हॉस्पिटल से करवाएं। उसके बाद मालूम होगा कि उनकी रिपोर्ट जो है उनको किस किस्म का इलाज दरकार है। अभी तो सिर्फ इंडिकेशन है। बिल्कुल, अभी तो इब्तदाई मामलात हैं और अल्लाह ताला जी सेहत भी दे मियां साहब, अल्लाह करे उनकी जी बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह ताला मियां साहब को सेहत दे। अच्छा राना साहब, पाकिस्तान मुस्लिम नून का अब क्या हिकमत अमली है? मियां साहब बाहर हैं, मुलाकातें भी अब हो सकती हैं, रवाबित भी हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि वो डील के मामलात या ढील के मामलात अगले आने वाले वक्त में हो जाएं। राना साहब ये देखें, ये पिंडी का शैतान जो है ये कह रहा है कि जी मियां शहबाज शरीफ साहब बहुत बड़े जो है वो मास्टरमाइंड है डील के, और इसकी इंडिकेशन ये है कि शायद सिंध हाई कोर्ट भी जो है वो डील करती है, लाहौर हाई कोर्ट भी डील करती है, और चीफ जस्टिस साहब ने भी। यानी इस घटिया इंसान की आप सोच देखें कितना ये गंदा इंसान है कि ये अपनी जाती जहनियत का गंद जो है ये किस तरह से बिखेर रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से लेके जो है वो हर अदारे को जो है ये इसमें मलिया बेट कर रहा है कि जी डील हो गई। मैं समझता ये कह रहा है मैं चीफ जस्टिस के पास जाऊंगा। मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस को चाहिए कि वहां पे इसके कान पकवा के इसके जूते मारे इस बेगैरत इंसान के, कि जो सारी जुडिशरी को जो है वो डील का मुजरम करार दे रहा है। मियां शहबाज शरीफ जिसके मियां नवाज शरीफ जिसके वोटों के तफैल ये बेगैरत इंसान कुछ 6-7 मरतबा जाए। मैंने राना साहब आपके बात बहुत ज्यादा सख्त, आपके इतना सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते। मैंने 2 महीने से देखा है राना साहब, आप 2 लोगों के हवाले से बहुत सख्त हो गए हैं। मेरी बात जी राना साहब, बेगैरत लफ्ज जो है वो मुझे इजाजत दें जवाब देने की। मैं राना साहब जी, लेकिन ये कि राना साहब प्लीज आप अपनी बात करें और ये जो आपकी अदर ऑब्जर्वेशंस हैं वो बाद में बताएं कि बेगैरत को मैं क्या कहूँ। आप मेहरबानी करें, आप उनका नाम ही लें। आपकी बड़ी मेहरबानी। आपने आगाज राना साहब आपने आगाज किया था मोहतरम शेख रशीद के अल्फाज से, और उसके सेकंड आप एक मेरी गुजारिश, आप मेहरबानी करें, आप राना साहब आप मेहरबानी करें। राना साहब हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं, आप मेहरबानी करें, आप हम वो अल्फाज इस्तेमाल करें जो नहीं, तो इस बेगैरत से कहें कि ये क्यों सारी राना साहब आप मेहरबानी करें, हम इस तरह की गुफ्तगू करें कि जिस तरह दूसरे लोग सुने तो उस पर ये बात ना हो। मैं ये कहता हूँ, मेरी गुजारिश ये है राना साहब मेरी गुजारिश ये है, बाज़ दफ़ा हम लोग अपने तर्ज अमल से, अपनी गुफ्तगू से हम अपना जीता हुआ केस भी हार जाते हैं। बाज़ दफ़ा बिल्कुल ऐसा होता है कि हम बहुत अच्छा केस होता है, आपका केस हो सकता है बहुत अच्छा हो, हर चीज़ अच्छी हो, लेकिन आपके 2-4 अल्फाज इस्तेमाल करने से अगर आपका इमेज, आपका मर्तबा, आपका इमेज, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ राना साहब, अगर आपका मुझे आपने सुनवाई है
उसके बाद फिर आप राना साहब वो उस गुफ्तगू में जवाब दूं। उस गुफ्तगू के अंदर कोई ऐसी बात नहीं थी जो आपने लगातार जुमले इस्तेमाल किए हैं, अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। मेरी गुजारिश सुने। ने बड़ी घटिया गुफ्तगू की है आमिर साहब। आप ना राना साहब बेगैरत का एक एक लफ्ज जो है राना साहब उसमें इल्जामात के अल्फाज जरूर थे, इल्जाम थे राना साहब, बिल्कुल इल्जाम थे राना साहब उसमें के दो खानदानों के हवाले से। आप अपना इमेज अपनी पार्टी का एहतराम जो है उसको जरूर मलूज़े खातिर चले। मैं लगा सब जी जी जो है इस बेगैरत शख्स को बेगैरत कहने से खत्म नहीं होगा। सही, ठीक है। अच्छा को शैतान राना साहब आगे चलते हैं। राना साहब मैं इस पे जरूर एक दिन बात करते हैं कि ये 2 महीनों से बहुत ज्यादा आप सख्त हो गए इन अल्फाज पे। मैं अच्छा उस्मा कारदा साहब आपको बात करना चाह रही थी, मैं राना साहब से मजीद कुछ बात करूं, आप जवाब देना चाह रही थी। जी उस्मा साहब। जी मुदस्सर राना साहब माजरत के साथ आदत से मजबूर हैं, इनको बोले अब इमरान फोबिया से बाहर निकल आएं, क्योंकि ये अब आपके प्राइम मिनिस्टर हैं। अपने लीडरान के मुतालिक फिक्र करें जो सारी जेलों की हवा खा रहे हैं, जो सारे मुजरिम डिक्लेयर प्राइम मिनिस्टर उनको नहीं मानते ना। और उसकी फिक्र करें वो जो 20 कत्ल किए, जो आबिद चौधरी शेर अली जो कह रहे हैं जो इन्होंने 20 कत्ल करवाए फैसलाबाद में, उनकी फिक्र करें, क्योंकि इस वक्त हुकूमत पीटीआई की अल्हम्दुलिल्लाह सेंटर में पंजाब में, और इनकी तौर पर मुकदमा बनाएं और राना साहब की गिरफ्तारी होनी चाहिए। लोगों ने इनको रिजेक्ट कर दिया है, इनके पास अब कोई जीरो मैंडेट है, तो ये घर जाए, मेहरबानी करें, आराम करें, और उसके बाद कोई नई अच्छा राना साहब मैं चाहूंगा आप जरूर बात करें, उस्मा साहब बात मुकम्मल करें, मैं चाहूंगा इस पर जरूर जवाब दें। बेगैरत कर रहे हैं, ये वो शेख रशीद है जो 4 दफा इनकी कैबिनेट में मिनिस्टर रह चुके हैं, तो जरा इनको थोड़ा सा खुदारा याद करा दें कि ये वो शख्स है जो इनके सारे कट्टे छट्टे जानता है और इसको पता है कि इनकी क्या असलियत है, ये उसके सामने ठहर नहीं सकते, इनकी रातों की नींद उसके से हराम हो जाती है। तो अब मेहरबानी करें, जो पूरी दुनिया को बच्चे को पता चल गया है कि किस तरीके से आपने दोनों हाथों से खिलवाड़ किए और इस कौम को शेख रशीद के गुनाह साफ कर दिया। किस तरह होगी? प्राइम मिनिस्टर जो पहला ईमानदार पाकिस्तान को मिला है, वो कैसे पाकिस्तान को आगे लेके बढ़ेगा? टाइम भी आगे चल रहा है। मैं उस्मा साहब जी राना साहब आप मैं गुजारिश ये है कि ये वाली बात के जवाब में आप गुजारिश कर रहा हूं मैं आपके छोटे भाई की तरह कि सर वो जो लफ्ज इस्तेमाल है वो ना कीजिए अभी प्रोग्राम में, बाकी आप जवाब जरूर दीजिए। देखिए बात ये है कि जब आप उस शैतान की गुफ्तगू मुझे सुनवाएंगे तो फिर मैं उसे फिर और क्या कहूँगा? आप ना सुनवाते मुझे। आपने बहुत ज्यादा आप अपनी बात करें, अपनी बात का मुझसे जवाब ले, तो बिल्कुल आप जैसी बात करेंगे मैं अच्छा चलें ठीक है। उस्मा साहबा जो कह रही हैं उनका जवाब दे दें। वो कह रही हैं कि आपके ऊपर आपके ही पार्टी के एक लीडर ने आपके का जवाब वो जो कत्ल के केसेस के हवाले से सवाल राना साहब से हम कर लेते हैं। राना साहब उस्मा साहबा ने ये पूछा था कि आपकी ही पार्टी के एक लीडर ने आप पर इल्ज़ामात लगाए थे कि और जेल में भी किसी ने एतराफ़ किया था कि जी आपने इतने कत्ल करवाए हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि पाकिस्तान में किसी शख्स ने 20 कत्ल करवाए हों और वो बाहर हो और कोई कानून। तो राना साहब से इस पर बात जवाब ले लेते। जी राना साहब देखिए जी बात ये है कि मुझे तो कोई किसी किस्म की जो है ना वो सफाई देने की जरूरत नहीं है। अब इनकी हुकूमत है, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म है, ये जिस बंदे ने कहा था उसको बुलाएं, उससे सबूत लें और लेके मुझे अदालत में ले जाए, सजा दिलवाएं मुझे। पार्टी का बंदा है जी वो भाई जिसकी भी पार्टी का बंदा है, मैं को ये कह रहा हूँ कि किसकी पार्टी का बंदा आप उसको बुलाएं, बुला के उससे सबूत लें और सबूत लेके तो आप जो है वो अदालत में चले जाएं। झगड़े ही नहीं खत्म होते। सही वैसे अच्छा मौका है इस वक्त के राना सनाउल्लाह साहब के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा लिया जाए कि अगर 20 कत्ल का केसेस हैं ये वो। उस्मा कारदा साहब पंजाब हुकूमत, पंजाब पुलिस, पंजाब सारा कुछ तो आपके ज़ेर असर है, तो मियां शेर अली साहब से मिलकर पूछा जाए और उसके बाद मुकदमा होना चाहिए। राना साहब यही आप बात कर रहे हैं कि इनकी हुकूमत मुकदमा कर लें। चौधरी शेर अली को बात ये है कि इल्जामात जो है ना, आप देखें इल्जामात जो है ये अपना इमरान खान जो है ये कंटेनर पे चढ़ के जो गुफ्तगू करता रहा है
और उसमें से कभी कोई बात आज तक कुछ सही निकली है? तैयार किया है और आप आए निकले, चलो तैयार किया है तो फिर हम आपको चढ़ के दिखाएंगे। हवाएं खा रहे हैं उनकी खातिर चढ़े आप कंटेनर पे, आपको चढ़ के दिखाएंगे, आपको लग समझ जाएगी। अब आप आपको सिर्फ 7 माह गुजरे हैं ना, जरा आपको 2-4 महीने और गुजार ले। तो राणा साहब को ऐसी इलाज करेंगे, मैं इलाज करेंगे। अच्छा यहीं पे राणा साहब अगर इजाजत है, मैं एक सवाल सर, बिलावल भुट्टो साहब जो है वो ट्रेन पे आ रहे हैं, वो ट्रेन का मार्च करते हुए लाड़काना जा रहे हैं, अगला लाया अमल पाकिस्तान मुस्लिम नून का कोई है, कोई कंटेनर, कोई एहतजाज, कोई ट्रेन मार्च, कैसा प्लान, आप लोग क्या कर रहे हैं? देखें जी, ये जो है ये इन्होंने जिस तरह से ये यानी उसकी वजह ये है कि ये अवाम के वोटों से तो आए नहीं, ये जाली मैंडेट से आए हैं। कठपुतली वजीर आजम है और ये अवाम के ऊपर जुल्म ढा रहा है। और जिस तरह से इसने महंगाई की है, जिस तरह से आपने तो हमें वोट नहीं डाला था, जरा आप बता दें कि और जिस तरह से इन्होंने इस मुल्क की मौशियत का बेड़ा गर्क किया है, हमें ये लगता है कि इस बजट के जो इन्होंने पहला बजट पेश करना, उसके बाद हर आदमी जो है वो अपने घर से निकलेगा, हर बंदे के हाथ में जूते होंगे और ये लोग आगे आगे होंगे और साथ हम भी इंशाअल्लाह ताला लोगों के साथ होंगे और इनका इलाज वो होगा कि तारीख में किसी का इलाज नहीं हुआ। राणा साहब, लोगों से पहले तो सियासी लीडर्स निकलते हैं, तो लोग निकलते हैं, भी बड़ी जबरदस्त हुकूमत चल रही है, लोग निकलेंगे इंशाअल्लाह ताला। उसकी वजह ये है कि आपके जूते लोगों को हमें निकालने की जरूरत ही नहीं पड़नी, ये खुद ही वो जूते आपके सर पे पड़ रहे हैं। अच्छा उस्मा कारदार साहब कर रहे हैं कि वो आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोग खुद निकलें। बिलावल भुट्टो साहब का मार्च है वो बड़ा, आज में देख रहा था खासा वो रश साथ लेकर चल रहे हैं और खासी मुखालिफ, अब जितने नारे हैं वो इमरान खान साहब और आपकी हुकूमत मुखालिफ हो रहे हैं। तो एक जमात तो एक तरफ मार्च कर रही है, दूसरी भी अगर तैयार होगी तो आपकी हुकूमत फिर क्या करेगी? देखिए, ये मार्च हमारे खिलाफ नहीं है। उनको पता है कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जरदारी जो है वो फेक अकाउंट्स में अरेस्ट किसी भी टाइम पे हो सकता है, क्योंकि आप JIT की होशरुबार रिपोर्ट पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा कि ठोस शवायद वहां पे हैं, पूरी सिंध गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व है। तो वो तो अपने अब्बा जान को बचाने के लिए निकला है और मैं तो चाहती हूँ कि वो सिंध से निकले और पंजाब में आए। हमें पता चले ना कि भाई कैसी ट्रेन खैबर से कराची तक होनी चाहिए, ये तो नहीं ना कि सिंध में घूम के फिर वापस वो कराची पहुंच जाते हैं। सही, चलें जी, पंजाब में फिर पाकिस्तान मुस्लिम नून का अगला लाया अमल वो अगले आने वाले वक्त में देखेंगे, क्योंकि राणा साहब कह रहे हैं कि लोग खुद निकलेंगे तो फिर हम भी लोगों के साथ निकलेंगे और इस हुकूमत के जो लोग हैं वो आगे आगे होंगे, लोग पीछे होंगे। अब ये देखना है कि बजट तक क्या सूरत हाल होती है और नवाज शरीफ साहब और उनकी जमात का अगला लाया अमल क्या हो सकता है। बहुत शुक्रिया। राणा सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा। उस्मा कारदार साहबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेंबर सूबाई असम्बली हमारे साथ मौजूद थी। नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार एडिटर। इकबाल को भी इजाज़त दीजिए, कल फिर हाजिर होंगे। कुछ ये हफ्ता बहरहाल खासा सियासी सरगर्मियों के हवाले से अहम है कि एक तरफ मार्च चल रहा है, दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ साहब वो आ चुके हैं बाहर भी, और अब बातचीत और मामलात जो है वो आगे बढ़ गए। और पाकिस्तान की टीम और आज जो है वो ऐसा मैच है डू एंड डाई। अगर आज पाकिस्तान मैच जीत जाता है तो फिर सीरीज़ बचा पाएगा, वरना पाकिस्तान सीरीज़ से भी हाथ धो बैठेगा। तो उसके लिए भी नेक तमन्नाएं हैं। मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, कल फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों, तबसरों, तज्जियों के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।